वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से वार्म विश। सो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में समझा रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है। फिर हमने समझा रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को, फिर हमने समझा रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड कल के हमने एक महा लेक्चर में समझा रिसर्च की 33 टाइप्स को। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, सो दैट आज के लेक्चर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रोसेस ऑफ रिसर्च, यानी कि अभी तक हम जो समझ रहे हैं, अभी हमें जानना है कि हम उनको कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स हम उनको फॉलो करते हैं उनको करने के लिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। सो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने समझा रिसर्च क्या होता है। रिसर्च क्या है? रिसर्च आपको पता है, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कैसे करते हैं? साइंटिफिक मेथड से। साइंटिफिक मेथड से किस लिए करते हैं? टू ऐड न्यू नॉलेज, या फिर हम बोल सकते हैं टू रिव्यू एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, इतना हमने पिछले लेक्चर्स में समझ लिया है। सो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कि जहां पे एक से ज्यादा स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो बन जाता है आपका प्रोसेस। और रिसर्च कैसा प्रोसेस है? रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसके थ्रू होता है? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं? रिसर्च के हम लोग यहाँ पे रिसर्च के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। सो यहाँ पे देखिए, रिसर्च इज अ जर्नी। यहाँ से इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई और ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन है। सो ये जर्नी आप किस लिए कर रहे हैं? ये जर्नी आप कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? आप नई नॉलेज पाने के लिए, आप एग्जिस्टिंग नॉलेज के रिव्यू करने के लिए, आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये जर्नी कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ खोजने के लिए ये जर्नी कर रहे हैं। सो दिस इज योर जर्नी। दिस इज योर जर्नी। ये है रिसर्च जर्नी आपकी। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि what you want to do or what you want to find out. So what पहला आता है what you want to find out। ठीक है, आप क्या खोजना चाह रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो आप पाना चाह रहे हैं, जो आप खोजना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे आप। सो हाउ यू गोना डू इट। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रिसर्च आंसर करती है, हाउ यू गोना डू इट। हाउ यू गोना डू इट। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें रिसर्च में ढूंढने होते हैं, और ये आंसर हमें कैसे पता चलेंगे? जब हम अपने रिसर्च के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हम अपने रिसर्च के प्रोसेस को यहाँ पे समझेंगे, तब हमें पता चलेगा इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को। सो रिसर्च प्रोसेस का कुछ फीचर होते हैं, वो क्या फीचर है एक बार समझते हैं। इसके मेनली 4 फीचर होते हैं। सो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ आपके लिए, इस साइड में नोट कर रही हूँ। फीचर्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। फीचर्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस कौन कौन से फीचर है? सबसे पहला फीचर है रिसर्च प्रोसेस का, इट इज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल सीक्वेंस में होता है, यानी कि ये जो भी स्टेप्स फॉलो करती है वो एक के बाद एक फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपका जो मन किया आपने वो स्टेप को फॉलो कर लिया। रिसर्च में हमेशा एक सीक्वेंस के थ्रू जाना होता है कि आपने पहला एक स्टेप फॉलो किया, उसके बाद आप दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा
जनरलाइजेशन। क्या फीचर है इसका? दूसरा फीचर है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन क्या है आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस की थी। जनरलाइज करना मतलब सामान्यीकरण, कि आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है, ऐसा नहीं है कि वो आपने जो सिर्फ सैंपल लिया है वहां तक ही एप्लीकेबल होंगी, वो रिसर्च की फाइंडिंग्स आपकी जनरलाइजेबल होनी चाहिए, यानी कि आप उनको नॉर्मली जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इट शुड रिप्रेजेंट द होल डाटा, यहाँ पे बोल सकते हैं। थर्ड है रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वही रिसर्च प्रोसेस का है, इट इज सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी का मतलब क्या है? रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड विद अ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम से ये स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम पे ही ये खत्म हो जाती है, मतलब कि किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च की जाती है। एंड रिसर्च जब खत्म होती है तो रिसर्च अपने पीछे कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है कि फर्दर इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में, इस एरिया में और कैसी रिसर्च हो सकती है। सो इट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन, सो इट इज सर्कुलेटरी इन द नेचर। नेक्स्ट है आपका रिसर्च का फीचर, इट इज इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी क्या है? कि जिसका इवोल्यूशन होता रहता है इस प्रोसेस का, कि एक रिसर्च के बाद दूसरी रिसर्च आ जाती है और पहले रिसर्च के बेस पे नई रिसर्च की जाती है। सो जहाँ पे इवोल्यूशन आता है वहाँ पे नया एस्पेक्ट इसमें ऐड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इट वाज द फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस। 4 फीचर है। सीक्वेंशियल होती है, एक के बाद एक स्टेप को फॉलो किया जाता है। जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण होना चाहिए। थर्ड थिंग सर्कुलेटरी, स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम, एंड्स विद अ प्रॉब्लम, एंड फोर्थ वन इज इवोल्यूशनरी, कि इसमें टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता रहता है, कि एक रिसर्च हो गई फिर उसके नेक्स्ट रिसर्च आ जाती है एंड उसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, यानी कि रिसर्च में अपडेशंस होती रहती हैं। तो हमने समझ लिया है अभी रिसर्च के प्रोसेस को, यानी ये तो क्लियर है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं। सो अभी वो कौन से स्टेप्स होने वाले हैं, चलिए वो समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च प्रोसेस। So these are the steps involved in the research, although these are not the complete steps जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बोर्ड पे अभी इतना ही आ पाया है। एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप्स पे कंटिन्यू करती हूँ। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप जो रिसर्चर यहाँ पे करता है, वो एक रिसर्च प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, हिज नॉलेज, हिज ऑब्जर्वेशन, वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डिराइव करने की, या फिर चीज़ों को नए एंगल से देखने की यहाँ पे कोशिश करता है। सो ये क्या होता है, सबसे पहले ही सेलेक्ट्स अ ब्रॉड रिसर्च एरिया। ब्रॉड रिसर्च एरिया कोई भी हो सकता है जो उसके फील्ड से रिलेटेड है। सपोज ही इज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट, इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, इज़ अ आर्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो अपना ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई कर लेता है कॉमर्स को। सो कॉमर्स में भी बहुत बड़ा स्कोप है, तो वो क्या करेगा, कॉमर्स के एरिया को फिर वो डिसाइड करेगा, ब्रॉड एरिया को सब एरिया में डिवाइड करने का, क्योंकि रिसर्च क्या है, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर कोई स्टडी एरिया को आइडेंटिफाई करके की जाती है। तो यहाँ पे कॉमर्स में वो हो सकता है मार्केटिंग से रिलेटेड उसका एरिया हो सकता है, HR से रिलेटेड उसका एरिया हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड उसका एरिया हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करता है मार्केटिंग में वो रिसर्च करना चाहता है, फिर वो अपने हिसाब से उसको और नैरो डाउन करता जाता है, क्योंकि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज एक्टिविटी जो एक बहुत लंबे टाइम के लिए चलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। सो यहाँ पे वो अपने एरिया को नैरो डाउन करता है। मार्केटिंग में भी फिर वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव, जैसे वो कंज्यूमर प्रेफरेंस को चूज कर सकता है यहाँ पे, या फिर मार्केटिंग में वो स्वॉट एनालिसिस पे काम कर सकता है, या फिर मार्केटिंग में वो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे यहाँ पे काम कर सकता है। सो इन एरिया में से वो कस्टमर प्रेफरेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करता है और वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल कैरी करता है कि व्हाट आर द लाइक ट्रेंड और व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस टुवर्ड हैविंग मेडिकल इंश्योरेंस इन दिस कोविड एरा। तो यहाँ पे वो इस टाइप से कोई स्टडी को आइडेंटिफाई करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द स्टडी एरिया, रिसर्च एरिया जहाँ पे उसको रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च इज ऑलवेज डन फॉर एडिंग सम न्यू नॉलेज और रिव्यूइंग
और सिंथेसाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या करेगा, उसने एक बार रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर लिया तो वो यहाँ पे रिव्यू करेगा लिटरेचर को। लिटरेचर क्या है, जो उस एरिया में पहले से स्टडीज़ हो चुकी हैं उनको बोला जाता है लिटरेचर। सो उनसे पहले जो और भी रिसर्चर्स हुए हैं उन्होंने जितनी भी स्टडीज़ यहाँ पे की है वो उन सब का एक बार रिव्यू करता है, मतलब जितना उसके लिए पॉसिबल है। सो रिव्यू करने से क्या होगा, वो उसको उसकी स्टडी के रिगार्डिंग एक क्लियर लाइन मिल जाएगी, एक क्लैरिटी मिल जाएगी, वहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि इस तरह की स्टडीज़ हुई है, उनकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं और वो उसके लिए एज अ बेस काम करेंगी। फिर वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा गैप को और अपना रिसर्च क्वेश्चन वहाँ से रेज करेगा। गैप क्या होता है, गैप इज़ अ ग्रे एरिया दैट इज़ नॉट कवर्ड टिल नाउ। सो वहाँ पे रिसर्चर उस गैप को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आप गैप को आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आपने उसके लिटरेचर को बहुत ध्यान से पढ़ा। सो क्या कर सकते हैं, लिटरेचर को पढ़ने के लिए आप डिफरेंट जर्नल्स को प्रेफर कर सकते हैं। बुक्स कैन बी बेस्ट सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। इसके अलावा जो आज के मॉडर्न टाइम में ट्रेंड है कि आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की लाइब्रेरी में जाके उनके जो भी मटेरियल है, लिटरेचर, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इवन वहाँ की लाइब्रेरीज में जाके उनके वाईफाई को यूज़ करके उनके लिटरेचर को ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हैं। सो दीज आर सम फेस काइंड ऑफ ट्रेंड दैट इज़ फॉलोइंग नाउ डेज। फिर वो क्या करता है, लिटरेचर रिव्यू को पढ़ लिया उसने, उन्हें वहाँ पे गैप फाइंड आउट कर लिया और उसके बेस पे उसने अपना रिसर्च क्वेश्चन फाइनलाइज कर लिया कि मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को, इस रिसर्च क्वेश्चन को अपनी स्टडी के द्वारा आंसर करना चाहता हूँ। फिर वो क्या करेगा, ही वुड डेवलप सम ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे जो सेट करता है वो सेट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सपोज कि वो एक बड़े रिसर्च एरिया को सेलेक्ट कर रहा है, फिर वो रिसर्च लिटरेचर को रिव्यू करते हुए अपना रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करता है और उस क्वेश्चन के बेस पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करता है। तो बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बड़े पैमाने पे अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, फिर आप उनको रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं और उनको नैरो डाउन करके मेन ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव्स में वहाँ पे उसको डिवाइड करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर लिया, यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप और इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न टीचिंग मेथड्स ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो ये है आपका रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव। इसको आप नैरो डाउन कैसे करेंगे सब ऑब्जेक्टिव्स में, आप इसको कर सकते हैं, यू वांट टू मेजर और यू वांट टू स्टडी द extent of the relation between the modern teaching method or student performance. Now you can compare the public schools modern teaching method और ये गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग मेथड और प्राइवेट स्कूल टीचिंग मेथड को आप कंपेयर कर सकते हैं। नाउ आप स्टडी कर सकते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड ऑन द मोटिवेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज में अपने ऑब्जेक्टिव को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग एक चीज़ यहाँ पे है कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट मतलब आप जैसे स्मार्ट है वैसे नहीं, स्मार्ट एक निमोनिक है, स्मार्ट का एक फुल फॉर्म है। स्मार्ट का मतलब है यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव। मैं एक एक करके आपको ये समझाती हूँ। एज फॉर स्पेसिफिक मतलब आपका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कोई भी स्टडी कर रहे हो, आप प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव एक नैरो डाउन करके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके अपनी स्टडी करते हैं। दूसरा है मेजरेबल ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए, यानी कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो आप जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए उनको मापा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई माप ही नहीं सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिए हैं। फिर आपका आएगा अचीवेबल होने चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप कोई काल्पनिक ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं और वो अचीव ही नहीं किए जा सकते हैं। सो वो अचीवमेंट उनकी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रियलिस्टिक होने चाहिए मतलब रियल लाइफ से वो ऑब्जेक्टिव आपके एसोसिएटेड होने चाहिए। जैसे हमने एम्पिरिकल रिसर्च में पढ़ा था, जो आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड होने चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को एसोसिएट कर सकते हैं। टाइम बाउंड होने चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम के लिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए आप उनको कभी भी पूरा कर लेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम
फ्रेम के अंडर आपको अपनी रिसर्च पूरी करनी होती है, ठीक है। सो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आप जब सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे शब्दों में अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। आपके जो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने का तरीका है वो आपकी रिसर्च के टाइप को डिफाइन करता है। कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी रिसर्च की टाइप को पढ़ा था। सो उसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज है उसके थ्रू हमें रिसर्च टाइप का यहाँ पे पता चलता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है रिसर्च में आपका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्क्राइब समथिंग समथिंग समथिंग, या फिर टू मेज़र, या फिर आपने लिखा टू एक्सप्लोर। सो हर एक जो ये वर्ड है ये आपके ऑब्जेक्टिव के आपकी रिसर्च की टाइप को बता रहा है। अगर आप लिख रहे हैं टू डिस्क्राइब तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप लिख रहे हैं टू मेजर, दिस इज़ द कोरिलेशनल आपकी रिसर्च है। टू एक्सप्लोर ये आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को दिखा रहा है। सो जो आप ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए जैसी भाषा का यूज़ करेंगे, जैसे शब्दों का यूज़ करेंगे, वो आपकी रिसर्च को डिफाइन करेगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें रिसर्च डिज़ाइन, शायद ये यहाँ पे, हाँ ये फोर्थ पॉइंट है, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ रोड मैप टू कैरी आउट योर रिसर्च, दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। इसमें आप क्या बताते हैं? इसमें ये आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एड्रेसिंग बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं एक एक के थ्रू। दिस इज़ द व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, आपकी रिसर्च का स्कोप क्या है, इसका क्या यूज़ है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड एंड हाउ टू बी कलेक्टेड, कैसा डाटा आप कलेक्ट करने वाले, वेदर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने वाले, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करने वाले, और उसको कलेक्ट करने के सोर्सेज, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट क्या रहने वाले हैं, वो सब यहाँ से पता चलता है। फिर आप बताते हैं कि आप डाटा को कैसे एनालाइज करने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसमें आप डिफाइन करते हैं आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी को। रिसर्च मैथडोलॉजी आप यहाँ पे इसमें डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की रिसर्च मैथडोलॉजी को आप फॉलो करके यहाँ पे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने वाले, वेदर आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, किस टाइप की रिसर्च है, कितना आपने सैंपल लिया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आपने करने वाले हैं। एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आप यहाँ पे दे देते हैं रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू। फिर आता है आपका सेलेक्टिंग सैंपल। तो इससे पहले समझते हैं सैंपल क्या होता है। देखिए जो आपका होल पॉपुलेशन है, सपोज एक एग्जाम्पल मैं इसके थ्रू लेती हूँ कि आप स्टडी कर रहे हैं स्कूल की, तो स्कूल में आपके पास 1000 बच्चे हैं। तो जो 1000 बच्चे हैं वो आपका है पॉपुलेशन। अभी आपकी स्टडी के लिए आपके लिए फिजिबल नहीं कि आप 1000 के 1000 बच्चों को ऊपर स्टडी करें, तो आप क्या करते हैं उनमें से 100 बच्चे आप एज अ सैंपल जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो जो 100 बच्चे हैं वो आपके सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सैंपल के लिए क्या क्या टेक्निक हम यूज़ करते हैं सैंपल को चूज़ करने के लिए? हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कि जब आपकी रिसर्च में हर एक पॉपुलेशन के हर एक जो मेंबर है पॉपुलेशन का, हर एक एलिमेंट को इंक्लूड होने का इक्वल चांस मिलता है, वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके आगे फर्दर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर रहे हैं। सो ये सब सैम्पलिंग टेक्निक मैं आपको डिटेल में सेपरेट लेक्चर में समझाने वाली हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी इज लाइक कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप हर किसी एलिमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं आपकी रिसर्च में शामिल होने की। आप वहाँ पे अपने ओपिनियन के हिसाब से डाटा का सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आप जजमेंटल सैम्पलिंग कर सकते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर सकते हैं, कोटा सैम्पलिंग कर सकते हैं। आप इसके लिए कर सकते हैं आपका एक रह गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, आप इसके लिए कर सकते हैं। तो इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए आप सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए 2 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर आता है आपका राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, कई ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल की, अकेडमिक्स की, इंस्टीट्यूशन की, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एज अ रिसर्चर को आपको अगर कहीं एडमिशन भी देना है, एज अ रिसर्चर आपको काम करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पहले रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है। रिसर्च प्रपोजल को हम रिसर्च सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। ये क्या बताएगा? इट
ये 3 से 7 पेजों का होता है और दिस इज़ द परपोज्ड पीस ऑफ रिसर्च। ये बताता है कि आप रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो, क्या क्या कैसे कैसे आपकी रिसर्च आगे बढ़ने वाली। सो बेसिकली क्या होता है कि आप कई बार फंडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए, अपने बजट को अप्रूव करवाने के लिए या फिर सर्टिफिकेशन पर्पज़ के लिए भी ये रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। सो रिसर्च प्रपोजल में सब कुछ इंक्लूड होगा। इट वुड आउटलाइन द एंटायर रिसर्च प्रोसेस कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपका रिसर्च कैसे मूव करने वाला है, क्या आपका पर्पज़ है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो आप कैसे अचीव करने वाले हो, आपकी स्टडी कैसे करने वाले, एनालाइज कैसे करने वाले, इंटरप्रेट कैसे करने वाले, आपकी फाइंडिंग्स कैसे आने वाली है, उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, वो सब आप रिसर्च प्रपोजल में डिफाइन करते हैं। इट गिव्स द रीडर अ समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड इन द रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल। मतलब ये आपके रिसर्च प्रपोजल की एक समरी बना देते हो। लेकिन अब ये कब बना रहे हो आप? ये एक्चुअल रिसर्च होने से पहले प्रिपेयर कर देते हो। यानी कि ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके रिसर्च का एक ब्रीफ व्यू आपके रीडर्स को ये प्रोवाइड कर देता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम स्टेप्स। इसके आगे भी कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आता है आपका कलेक्टिंग डाटा वगैरह, फिर डाटा को एनालाइज करना, फिर आपका आता है रिपोर्ट वगैरह लिखना। तो उसको एक बार मैं ये रब करके और फिर यहाँ पे आपको लिख के उसको समझाती हूँ। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज द कलेक्टिंग डाटा। सो अभी तक जो हम कर रहे थे फ्रेंड्स, दैट वाज द पेपर वर्क ओनली। सो अभी हम क्या करना है, अभी हमें एक्चुअली उसका एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि यहाँ पे हमें फील्ड वर्क करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डाटा कलेक्ट करने का काम करना है। डाटा हम किस बेसिस पे कलेक्ट करते हैं? डाटा हम कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं क्वेश्चंस का, उनके लिए कैसा उनका नेचर है, किस टाइप का डाटा हमें चाहिए है, किस तरह का डाटा हमें कलेक्ट करना है, क्या डाटा की हमारी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। फिर हम देखते हैं हमारी स्टडीज़ का स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपनी स्टडीज़ के थ्रू क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। सपोज हम एक एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर कैमल फ्रेमवर्क। उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें कैसा डाटा चाहिए, यहाँ पे हमें मेनली चाहिए बैंक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डाटा। सो वो हमें कहाँ मिलेगा, हमें वो ढूंढना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट थिंग है हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट और टाइम अवेलेबिलिटी। देखिए, डाटा कलेक्शन फ्री में कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। डाटा कलेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ टाइम। सो आपके पास जितना बजट अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि हमें कहाँ से और कैसा डाटा मिल सकता है। तो हम एक बार समझेंगे 2 तरह के डाटा के बारे में अभी थोड़ी देर में। फिर हमें समझना है डिजायर्ड एक्यूरेसी, की हमें अपने डाटा में एक्यूरेसी कितनी चाहिए। सो हमें अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का लेवल चाहिए तो हमें वो डाटा खुद कलेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, और हमारी एक्यूरेसी का लेवल ऐसे मॉडरेट लेवल है तो हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए इन चारों पॉइंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में। तो चलिए समझते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा क्या है आपका? प्राइमरी डाटा इज द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आप खुद अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट करते हैं। सो प्राइमरी डाटा को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के, अपनी कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी किसी और ने अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट कर रखा, या फिर वो पब्लिकली पब्लिश्ड डाटा जो होता है, जो सबके लिए अवेलेबल है, उस डाटा को लेकर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी डाटा को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्टडीज़ ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, क्योंकि वो डाटा आप अपनी सिर्फ स्टडीज़ के स्पेसिफिक डाटा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। सो आपके टाइम कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए, आपके पास बजट की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप प्राइमरी डाटा अपनी स्टडी के नेचर के हिसाब से यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा आपको कैसे मिल सकता है? प्राइमरी डाटा आपको मिल सकता है इन्वेस्टिगेशन से, ऑब्जर्वेशन से, आपको एक्सपेरिमेंट से, या फिर आप सर्वे वगैरह कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी डाटा यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेंसस
का रिकॉर्ड बनाती है। तो सेंसस कैसे कलेक्ट करती है, वो घर घर जाके लोगों की गिनती करवाती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो उनको वहाँ पे कौन सा डाटा मिलता है, प्राइमरी डाटा मिलता है। सो अगर आप गवर्नमेंट के डाटा को यूज़ करके अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा, आपके लिए सेकेंडरी बन गया। गवर्नमेंट ने सेंसस इकट्ठा करवाया, सेंसस का डाटा, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो प्राइमरी डाटा। अगर आप उसको अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं तो वो बन गया सेकेंडरी डाटा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये सब चीज़ों के बेस पे, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडी के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं। नाउ अभी आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपके पास डाटा आ गया। सपोज आपने डाटा कलेक्ट किया क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, आपने डाटा कलेक्ट किया जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है उनके थ्रू। नाउ यू वुड प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा। प्रोसेसिंग क्या है डाटा की, देखिए आपके पास जब आप सैकड़ों थाउजेंड्स के फॉर्म में डाटा को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका सारा डाटा एक जैसा नहीं होता है, तो आपको उसको एडिट करना पड़ता है। एडिटिंग का मतलब क्या है कि आप देखो कि डाटा में जो मिसकैलकुलेशन है, जो गैप्स हैं, जो नहीं भरे हुए हैं, कोई गलती वहाँ पे हो गई है, या फिर कोई क्वेश्चनर, समझो हम क्वेश्चनर ही भरवा रहे तो वहाँ पे वो कम भरा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसको आप ठीक ठाक करेंगे, सही तरीके से उसको एडिट करेंगे। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको एडिट ही नहीं किया जा सकता, आप उसको अपनी स्टडी से वहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद फिर आप कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं कल एक एग्जांपल ले रही थी कि आपने स्टडी किया है मोबाइल फ़ोन का बच्चों के बिगड़ने पे क्या असर है, बिगाड़ने में मोबाइल फ़ोन क्या रोल प्ले कर रहा है। तो वहाँ पे हमने 5 लिकर्ट स्केल का यूज़ किया था। आप स्ट्रॉन्गली एग्री है, मॉडरेटली एग्री है, न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्गली नॉट एग्री, डिसएग्री है, और मॉडरेटली डिसएग्री है। तो ये जो 5 स्केल थे ये क्या थे, ये आपके स्टेटमेंट के बेस पे थे। तो आपको ये क्या करना है, अब यहाँ पे इस पे जो क्वालिटेटिव डाटा आपको मिला उसको आपको क्वांटिटेटिव में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करें। तो आप डाटा की यहाँ पे कोडिंग करते हैं आपकी स्टडी के अकॉर्डिंगली। आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा की कोडिंग करते हैं। फिर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब आप उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डाटा को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि स्ट्रांगली एग्री वाले कितने लोग हैं, मॉडरेटली एग्री वाले कितने लोग हैं, उनको एक में आप पुट करते हैं, डिसएग्री न्यूट्रल वाले कितने लोग। तो जितना एक मैच करते हुए डाटा को आप एक जगह पे इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर आप करते हैं डाटा को एनालाइज। डाटा को एनालाइज करने के लिए आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल को, मैथमेटिकल टूल को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एवरेजेस को यूज़ कर रहे हैं, रेशो को यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिग्रेशन को, कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ कर, आप अलग अलग टेस्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट। तो डिफरेंट जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं उनके थ्रू आप डाटा को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्यों कर रहे हैं आप वहाँ से, क्योंकि आप वहाँ से कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो एनालाइज करने के बाद आपकी स्टडी को आप कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पे आप पहुँचते हैं, और जो कंक्लूजन आपने निकाला है आप उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। सो हेयर इज द लास्ट पॉइंट इज राइटिंग अ रिपोर्ट। देखिए यहाँ तक आपने सारे पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं, आपने स्टडीज़ को कंडक्ट कर लिया है। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके थ्रू आपकी स्टडीज़ के रिजल्ट को आप पूरे वर्ल्ड को बताते हो कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, उसका क्या बेनिफिट, उसकी क्या सिग्निफिकेंस आने वाली है, सबको उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, उसकी एप्लीकेशन कैसे होने वाली है, वो सब आप यहाँ पे आपकी रिपोर्ट लिख के आप बताते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिपोर्ट जो है ये आपकी अकेडमिक स्टाइल में लिखी जाती है, नॉट इन द जर्नलिस्ट स्टाइल। यहाँ पे आप एक जर्नल अप्रोच नहीं फॉलो करके एक अकेडमिक की अप्रोच यहाँ पे फॉलो करते हैं अपनी रिपोर्ट को लिखने के लिए। सो रिपोर्ट का हमें एक प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेट दिया होता है। सो आपके पास इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में रिपोर्ट के फॉर्मेट को लेकर। सो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स्ड होता है, आप उसी फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि सबसे पहले होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज आप देखते हो कैसा दिखता है टाइटल पेज, आपने कभी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई होगी। आप ऊपर मेंशन करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, फिर आप मेंशन करते हैं आपके टॉपिक का नेम, फिर आप मेंशन करते हैं कि किस सेशन
इंट्रोडक्शन के लिए आप बना रहे, आप बनाते हैं सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, और फिर आप नीचे आपकी और आपके गाइड की, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन करते हैं। सो ये क्या बनता है, ये बनता है आपका टाइटल पेज। फिर आप देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं आप यहाँ पे, इसके बीच में कुछ प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेशन वगैरह के पेजेस आ जाते हैं। फिर आप देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप यहाँ पे आपके टॉपिक का। सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाई देयर इज़ वायलेंस, इंक्रीजिंग वायलेंस अमंग द स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे उसका पूरा विवरण यहाँ पे देते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में वायलेंस का मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, वो पूरा उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप कवर करते हैं। फिर आप चैप्टर्स की फॉर्म में अपनी रिपोर्ट को लिखना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आप इंक्लूड करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो रिसर्च प्रोसेस में सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी वहाँ पे तो क्या कर रहा है, वहाँ पे रिसर्चर लिटरेचर का रिव्यू कर रहा है, लिटरेचर को पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट में वो मेंशन करता है कि उसने किस किस लिटरेचर को यहाँ पे पढ़ा है। तो वो सब सोर्सेज, जो सब रिपोर्ट, सब स्टडीज जो उसने पढ़ी है, उनको ब्रीफली छोटे छोटे तरीके से यहाँ पे वो मेंशन करता है। तो इससे क्या होता है, एक जो कॉन्सेप्ट है प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट, तो जब आप अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसको मेंशन करते हैं तो ये आपकी रिसर्च को ऑथेंटिक बनाता है कि आपने इतना लिटरेचर स्टडी करके फिर अपनी रिसर्च को यहाँ पे कैरी आउट किया है। फिर आता है आपका रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन, जो थर्ड पॉइंट में आपने रिसर्च डिज़ाइन बनाया है उसको यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप उसको मेंशन करते हैं कि आपकी रिसर्च का डिज़ाइन क्या है, व्हाट आर योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या आपने फॉलो किया, कौन सी टाइप की रिसर्च ली है, कैसे डाटा कलेक्ट किया है, क्या आपके टूल्स रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट रहे हैं, क्या एनालाइज करने के टूल्स रहे हैं, वो सब यहाँ पे आप रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन करते हैं। फिर आता है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करती हूँ कि आप स्टडी कर रहे हो बैंक की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की, एक पब्लिक बैंक और एक प्राइवेट बैंक की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की, और उसको स्टडी कर रहे हैं आप कैमल फ्रेमवर्क पे। तो कैमल फ्रेमवर्क में क्या है, डिफरेंट रेशोज़ को आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हर एक रेशो को कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग जो डाटा आपको चाहिए उसको एज अ टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आप प्रेजेंट करते हैं एंड देन उसको एनालाइज करते हैं, उस फॉर्मूला में उस डाटा को आप पुट करते हैं, और फिर आपकी इंटरप्रिटेशन हर एक रेशो के लिए आप यहाँ पे लिखते जाते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा एनालाइज और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उस डाटा से जो रिजल्ट निकल के आया उसका मतलब क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये बात करती हूँ कि उनकी दोनों बैंक की लिक्विडिटी रेशो को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एक बैंक की लिक्विडिटी रेशो 1:1 आती है और दूसरे बैंक की लिक्विडिटी रेशो 0.5:1 आती है। सो यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन निकालते हो कि जो पहले वाला बैंक है दैट हैज़ द बेटर लिक्विडिटी इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर वन। सो इस तरीके से, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल्स ले रही हूँ कि आप कैसे डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। सो एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए आप डिफरेंट मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है चैप्टर 4, दैट इज द समरी एंड कंक्लूजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी पूरी रिसर्च को यहाँ पे बताता है कि इस रिसर्च की समरी क्या है, इस रिसर्च के थ्रू आपने क्या अचीव किया, क्या आपने प्रूव किया है, क्या नई नॉलेज आपने ऐड की है, क्या उसका कंक्लूजन है। फिर उसके बाद आता है सजेशन फॉर द फर्दर रिसर्च और स्कोप फॉर द फर्दर रिसर्च। वहाँ पे एज अ रिसर्चर इट्स योर ड्यूटी टू मेंशन कि इस रिसर्च को आपने जो कैरी आउट कर लिया इसमें फर्दर आगे किस तरीके से रिसर्च हो सकती है, सो दैट जब कोई और नया रिसर्चर आपकी स्टडी को पढ़ेगा, आपकी स्टडी को एज अ लिटरेचर रिव्यू लेगा, तो वहाँ पे आपकी स्टडी पढ़ने से उसके पास एक नया आइडिया आ सके कि ये इस तरीके से नेक्स्ट रिसर्च इसमें की जा सकती है।
फिर आप यहाँ पे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को मेंशन करते हैं। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब है कि जो सोर्सेज आपने यूज़ किए, वेदर आपने गूगल यूज़ किया है या कुछ कंपनीज की वेबसाइट आपने यूज़ की या फिर आपने कोई जर्नल आर्टिकल यहाँ पे यूज़ किए या फिर आपने न्यूज़पेपर में से कोई डाटा उठाया है, कोई भी डाटा वेदर इट इज़ लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सबको यहाँ पे मेंशन करते हैं। और जब ये रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी आपकी रिसर्च में ऐड होती है तो आपकी रिसर्च 100% ऑथेंटिक बन जाती है। वहाँ पे प्लेगरिज्म आपकी रिसर्च का कम हो जाता है और आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी और क्रेडेंशियल्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं। जो ये प्लेगरिज्म की मैं बार बार बात कर रही हूँ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, कि ये इंटेलेक्चुअल की चोरी करने लायक है। अगर आप किसी का लिटरेचर यूज़ कर रहे हैं, किसी की फाइंडिंग्स अपनी स्टडी में यूज़ करें और उसका क्रेडिट आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने किसी की फाइंडिंग्स को, स्टडी को, लिटरेचर को यूज़ किया है तो आप उसका क्रेडिट अपनी रिसर्च में उनको रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में मेंशन करके देंगे। फिर आता है यहाँ पे अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या है? सपोज आपने अपनी रिसर्च के डाटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चनर्स यहाँ पे फॉर्म किए, आपने अपने रिसर्च के डाटा को कलेक्ट करने के लिए सपोज मैनेजर्स के लिए अलग क्वेश्चनर बनाया, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग क्वेश्चनर बनाया है, आपके कस्टमर्स के लिए अलग क्वेश्चनर बनाया, तो आप उनको अपेंडिक्स में यहाँ पे सबको मेंशन करते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 एंड सो ऑन। उसके साथ उसके बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स, कि आपकी पूरे रिसर्च में कितनी आपने टेबल्स फॉर्म किए। जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना बैंक की स्टडीज़ का, तो उसमें क्या है, आप हर एक रेशो के लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं। सो जितनी भी टेबल्स बनी है वो सब आप इस लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टेबल का नंबर क्या है, उसका टाइटल क्या है और कौन से पेज पर वो गिवन है, सो दैट कि वो सब एक ही जगह पे यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं लास्ट में। फिर आप यहाँ पे अगर आपकी रिसर्च में फिगर्स हैं, चार्ट्स हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, फिगर नंबर, टाइटल, पेज नंबर, ये सब यहाँ पे। सो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरी बनती है आपकी एक रिसर्च रिपोर्ट और इसके साथ पूरा हो जाता है रिसर्च का प्रोसेस। सो आपने समझा कि रिसर्च का प्रोसेस कैसा है, कि कितने स्टेप्स इसमें होते हैं। इसमें टोटल हमारे पास 9 स्टेप्स होते हैं। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन इनका सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा। आपको जो सीक्वेंस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होती है। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने रिसर्च में क्या क्या पढ़ा है। हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया था। उसको फॉर्मुलेट कैसे किया हमने, उसको फॉर्मुलेट हमने अपनी जो प्रीवियस स्टडीज़ है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा एकेडमिक नॉलेज है, हमारा जो कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम चीज़ों को नए तरीके से देखते हैं या फिर कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन हम वहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने ब्रॉड एरिया को, फिर हम उसको नैरो डाउन करते जाते हैं और फिर हम उसको बिल्कुल छोटा एक स्पेसिफिक एरिया वहाँ पे हम चूज़ करते हैं जिसमें हम बहुत इंटरेस्टेड हैं और उसमें हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए। फिर वो होने के बाद हमने उसके रिगार्डिंग एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू किया, यानी कि जितनी भी स्टडीज़ वहाँ पे पहले हो चुकी हैं हमने उनके बारे में पढ़ा। उससे हमारे रिसर्च का जो एक विज़न है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उस टॉपिक्स पे पहले रिसर्चर ने कैसे काम किया है, उसकी क्या फाइंडिंग्स निकली, कौन सा ऐसा ग्रे एरिया है, रिसर्च गैप है जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया है और वहाँ पे आप काम करके कुछ नई फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। सो आप वहाँ पे रिसर्च गैप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लिया और रिसर्च क्वेश्चन आपने आपका बना लिया, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को। सो आपके रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस बेस पे होते हैं, व्हाट द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, व्हाट्स टाइप ऑफ डाटा टू बी, वो आप सबसे पहले यहाँ पे आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, दे शुड बी द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। उसमें वो आप ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, फिर उनका असेसमेंट, एनालाइज, रिव्यू करते हो, फिर उनको छोटे
और मेन और सब ऑब्जेक्टिव्स में आप डिवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने समझा मॉडर्न टीचिंग मेथड और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसको आप याद रखिएगा। फिर आप रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ये रोड मैप है टू कैरी आउट योर रिसर्च। इसमें आप क्या क्या बताते हैं? इसमें आप सब कुछ बताते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में। इसमें आप बताते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, व्हाट टाइप ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, हाउ टू बी कलेक्टेड, हाउ टू एनालाइज द डाटा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की सिलेक्शन टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक हमने यूज़ की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। फिर आप लिखते हैं एक रिसर्च प्रपोजल को। रिसर्च प्रपोजल क्या है? ये 3 से 5 पेज का एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो आपकी रिसर्च को बताता है कि आप इस रिसर्च के दौरान क्या करने वाले हैं। दिस इज़ अ प्रपोज्ड पीस ऑफ रिसर्च। ये आउटलाइन करता है आपके पूरे रिसर्च प्रपोजल को। ये आपके जो रीडर है उसको एक समरी प्रोवाइड करता है आपके रिसर्च का। ये मेनली किस लिए रिक्वायरमेंट होता है? ये कुछ अकेडमीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपके बजट सर्टिफिकेशन अप्रूव करने के लिए ये मांगा जाता है आपका रिसर्च प्रपोजल। इसको सिनॉप्सिस भी बोला जाता है। फिर आप करते हैं डाटा कलेक्ट। फिर आपने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के वेरियस मेथड्स यहाँ पे होते हैं। प्राइमरी डाटा को अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डाटा को अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। तो आप देखते हैं कि आपकी स्टडी का बेस क्या है, उसी बेस पर आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आपका बजट कितना है, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, इन सब के बेस पे आपने डाटा को कलेक्ट किया है। फिर कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस और एनालाइज करते हैं। प्रोसेसिंग में हमने कुछ स्टेप्स पढ़े। आप सबसे पहले डाटा की एडिटिंग करते हैं, मतलब डाटा को एक साफ सुथरा, क्लीनिंग ऑफ डाटा बोलते हैं इसको। फिर आप उसको कोडिंग करते हो। कोडिंग का मतलब डाटा को आप न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हो, यानी एक जैसे दिखने वाले डाटा को एक कैटेगरी में डाला जाता है। फिर उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के लिए आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। उसका कंक्लूजन आप फाइंड आउट करते हैं। कंक्लूजन फाइंड आउट करने के बाद अब आपको बताना है सबको, यू हैव टू टेल एवरीवन कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, उसका क्या रिजल्ट आपको मिला है, वो सब आप कैसे बताते हैं, वो सब आप बताते हैं रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू। सो इस रिसर्च को रिपोर्ट को लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। दिस शुड बी वेरी फॉर्मल एंड इन द अकेडमिक स्टाइल, दिस शुड नॉट बी इन द जर्नलाइज स्टाइल। सो इसमें रिपोर्ट के लिखने का जो सीक्वेंस है, हम एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारा टाइटल पेज होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा आपके टॉपिक का, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर आपका आता है चैप्टर्स। चैप्टर स्टार्ट होते हैं आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। जितना भी लिटरेचर आपने पढ़ा है आप उसके कंक्लूजन को यहाँ पे लिखते हैं। वेरी ब्रीफ पॉइंट में आप यहाँ पे मेंशन करते हैं उसका क्या कंक्लूजन रहा। फिर आप यहाँ पे चैप्टर सेकंड में आपके रिसर्च डिज़ाइन को बताते हैं कि ये आपके रिसर्च के इस तरीके से आपने रिसर्च को कैरी आउट किया है। फिर आप डाटा को एनालाइज और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देते हैं। फिर आप आपकी रिसर्च की समरी और कंक्लूजन को चैप्टर 4 में डालते हैं, और उसके साथ आता है इसमें सजेशन की फर्दर इसमें और क्या रिसर्च हो सकती है। एंड लास्ट में आप मेंशन करते हैं रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी की, जिन जिन सोर्सेज को आप अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, जिन जिन पर्सन्स की आपने हेल्प ली है, उन सबको यहाँ पे आप क्रेडिट देते हैं, उन सबको आप यहाँ पे मेंशन करते हैं और आपकी रिसर्च को प्लेगरिज्म से बचाते हैं। फिर आपके पास आती है अपेंडिसेस। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अपेंडिसेस लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर से पहले आती है। सो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अपेंडिसेस कहाँ पे मेंशन होती हैं। अपेंडिसेस यहाँ पे आपकी लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल से पहले अपेंडिसेस यहाँ पे मेंशन होती है। और अपेंडिसेस में मेनली क्या आएगा? अपेंडिसेस में आएगा आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो आपने डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया है। तो मेनली इट इज़ योर क्वेश्चनर से रिलेटेड होता है अपेंडिसेस। उसके बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स, जितनी भी टेबल्स आपने यूज़ किए वो सब आप यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स की, जो भी आपकी फिगर्स आपने वहाँ पे बनाई, वेदर इट इज़ चार्ट, मैप, एनीथिंग, कोई भी फिगर है, वो सारी फिगर्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और इसके साथ पूरा हो जाता है आपका रिसर्च प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये रिसर्च प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू।
बिकॉज डिफरेंट सोर्सेज से इसको समझ के कलेक्ट करके एकदम इजी वे में मैंने पूरे रिसर्च प्रोसेस को आपके सामने लाने की कोशिश की है, सो दैट कि कैसा भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए आप उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च टाइप से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और PYQs को हैंडल करने वाले हैं, सो दैट आपको समझ में आ सके कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करनी है। सो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।